आजादी के बाद से ही भारत कई तरह की परेशानियों से जूझ रहा था। इन परेशानियों में से एक बड़ी परेशानी ये थी कि भारत इंटेलिजेंस के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ था। हालांकि उस समय देश में आईबी काम कर रही थी, लेकिन अंग्रेजों के समय से चलती आ रही ये एजेंसी विदेशी मामलों में बिल्कुल भी कारगर नहीं थी। ये खासकर तब देखने को मिला जब 1962 में चाइना ने भारत के कई हिस्सों पर दावा करते हुए भारत के खिलाफ वॉर छेड़ दिया, जिसमें भारत को हार का सामना करना पड़ा। हैरानी की बात यह थी कि आईबी न केवल चाइना के इस हमले के बारे में पता लगाने में फेल रही, बल्कि वॉर के दौरान भी चाइना की मूवमेंट्स को पकड़ने में पूरी तरह नाकाम साबित हुई। आईबी का यही हाल 1965 की इंडो पाक वॉर के दौरान रहा। हालांकि इस युद्ध में पाकिस्तान भारत के आगे टिक नहीं पाया, लेकिन इस युद्ध में भी भारत इंटेलिजेंस के स्तर पर काफी कमजोर था। 3 साल में 2 बार फेल होने के बाद आईबी की नाकामियां जग जाहिर थी। ऐसे में देश को एक ऐसी इंटेलिजेंस एजेंसी की जरूरत थी जो इंटरनेशनल मामलों में तेज तर्रार हो और बाहरी दुश्मनों की चाल से एक कदम आगे रहकर काम कर सके। उसी उद्देश्य के साथ साल 1968 में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग R&AW का फॉर्मेशन होता है, जिसके फाउंडिंग फादर थे रामेश्वर नाथ काव। ये वही RN काव थे जिन्होंने R&AW की कमान संभालते हुए न केवल 1971 के इंडिया पाकिस्तान वॉर में पाकिस्तान को शिकस्त दिलाकर बांग्लादेश के फॉर्मेशन में अहम भूमिका निभाई, बल्कि 1975 में सिक्किम को भारत के साथ जोड़ने में भी बड़ा रोल प्ले किया था। उन्होंने अपनी लीडरशिप से देश के लिए कई इंपॉर्टेंट कोवर्ट ऑपरेशंस को अंजाम दिया और दूसरे देशों की एजेंसीज के साथ बढ़िया तालमेल बिठाकर R&AW को सफलता की बुलंदियों पर पहुंचा दिया था। वो हर काम को इतनी सफाई के साथ करते थे कि कोई भी उनकी तारीफ किए बिना नहीं रह सकता था। सिर्फ भारत ही नहीं, फॉरेन देशों के लीडर्स भी उनकी डिप्लोमेसी और इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग के बहुत बड़े प्रशंसक थे। जहां चीन के प्रेमियर ज़ू एनलाई ने उनकी काबिलियत से खुश होकर उन्हें अपनी कोवेटेड पर्सनल सील ऑनर के तौर पर भेंट की, तो वही बांग्लादेश के प्रेसिडेंट जियाउर रहमान ने एक बार उनकी तारीफ में इंदिरा गांधी से कहा था कि उनसे बेहतर उनके देश को काव जानते हैं। तो आइए जानते हैं कि कौन थे RN काव, कैसे उन्होंने R&AW का फॉर्मेशन किया और कैसे उन्होंने अपनी लीडरशिप से भारत के लिए एक मजबूत खुफिया तंत्र की नींव को रखकर R&AW को वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसी बना दिया। The iconic figure was Mr. Kao. Legend. There's none who can come up to him. Rameshwar Nath Kao, RAW's first leader, shaped India's intelligence with unparalleled strategy. Rameshwar Nath Kao, the first chief of the Indian External Intelligence Agency, RAW, has also acknowledged that the fact that not only did RAW play a key role in training and equipping the Mukti Bahini after March, but that the agency's plan to stoke conflict in Pakistan started years before the events of 1971. Great ability to network, he had a great ability to lead and yet remain behind the scene. He said once to someone that nasihat mat do, namuna bano. Be an example. Don't advise, set an example for others to follow। जैसे विचार रखने वाले भारत के सबसे बड़े इंटेलिजेंस ऑफिसर रामेश्वर नाथ काव का जन्म 10 मई 1918 को उत्तर प्रदेश के बनारस शहर में एक अपर क्लास फैमिली में हुआ था। उनके दादा पंडित केदार नाथ काव ब्रिटिशर्स के समय में डेप्यूटी कलेक्टर थे और उनके पिता द्वारका नाथ काव भी आगे चलकर उत्तर प्रदेश में डेप्यूटी कलेक्टर के पद पर तैनात हुए। लेकिन जब RN काव केवल 5 साल के थे, तब उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा और उनके पिता की महज 29 साल की उम्र में ही मौत हो गई। पिता की मृत्यु के बाद RN काव का बचपन काफी अनसेटल्ड रहा। सबसे पहले उन्हें अपने चाचा त्रिलोकी नाथ काव के घर बड़ौदा शिफ्ट होना पड़ा, जहां उनके चाचा एक केमिकल फैक्ट्री चलाते थे। RN काव की शुरुआती एजुकेशन बड़ौदा में ही हुई, लेकिन आगे चलकर उनके चाचा का बिजनेस ठप हो गया, जिसके बाद उन्हें अपने छोटे भाई के साथ अपने मामा के घर उन्नाव शिफ्ट होना पड़ा। इसके कुछ साल बाद उनकी माँ उन्हें बनारस ले आई, जहाँ 6th क्लास में उनका एडमिशन करवाया गया। यहाँ अकेले उनकी माँ के लिए 2 बेटों की परवरिश कर पाना मुश्किल हो रहा था, इसलिए कुछ समय बाद RN काव को एक बार फिर बड़ौदा लौटना पड़ा। केवल 10-12 साल की कम उम्र में इतनी उठापटक के बीच RN काव का वेट 54 किलो हो गया था। RN काव को अपने वेट और सरनेम काव की वजह से अक्सर क्लासमेट्स की रैगिंग झेलनी पड़ती। उनके क्लासमेट कभी उन्हें काव कहकर बुलाते, तो कभी ज्यादा वेट के कारण ब्राउन बफलो कहकर उनका मजाक बनाया जाता। इस तरह लगातार बुली किए जाने और खराब फाइनेंशियल कंडीशन के बीच RN काव की स्कूल की पढ़ाई पूरी हुई।
इसके बाद उन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से बीए और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स किया। इस दौरान वो वीकली थिएटर जाकर हॉलीवुड मूवीज भी देखते थे, जिससे उनकी इंग्लिश काफी अच्छी हो गई और आगे चलकर उनके प्रोफेशनल करियर में ये काफी हेल्पफुल साबित हुआ। मास्टर्स डिग्री कंप्लीट करने के बाद आर.एन. काओ की मां ने उन्हें कोई जॉब करने को कहा, लेकिन उनका मन अभी और पढ़ाई करने का था। इसलिए उन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से लॉ की पढ़ाई शुरू की और साथ ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन भी करने लगे। लॉ की स्टडी के दौरान जब वो फाइनल ईयर में थे, तब 1940 में उनका सिलेक्शन इंडियन इंपीरियल पुलिस में हो गया, जिसे आज इंडियन पुलिस सर्विस या आईपीएस के नाम से जाना जाता है। उस समय भारत ब्रिटिशर्स के कब्जे में था, इसलिए पुलिस सर्विस में हायर पोजीशंस पर ज्यादातर ब्रिटिशर्स ही रिक्रूट होते थे। अगर इसमें किसी इंडियन का सिलेक्शन होता तो उन पर कड़ी नजर रखी जाती थी। ऐसे में जब आर.एन. काओ ट्रेनिंग के लिए गए तो उन्हें ब्रिटिश ऑफिसर्स ने खूब परेशान किया। कई बार उनके खाने का मजाक बनाया जाता तो कभी उन पर तंज कसे जाते। ट्रेनिंग के दौरान ही एक बार जब इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल पर डिस्कशन हो रहा था, तब प्रिंसिपल ने कहा कि इस बारे में काओ से पूछो, वो ज्यादा अच्छे से बता पाएगा। दरअसल यह एक तंज था जो इसलिए किया गया था क्योंकि एक दिन मेस में प्रिंसिपल ने काओ को हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ते हुए देख लिया था, जबकि उस समय सभी को केवल स्टेट्समैन और द पायनियर जैसे न्यूज़पेपर पढ़ने को कहा जाता था। उन दिनों हिंदुस्तान टाइम्स को नेशनल मूवमेंट्स का समर्थक माना जाता था, जो देश में चल रही फ्रीडम एक्टिविटीज की खबरों को डीपली कवर करता था। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद आर.एन. काओ की पहली पोस्टिंग असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ASP के तौर पर कानपुर में हुई और फिर इसके बाद उन्होंने लखीमपुर खीरी का चार्ज संभाला। करीब 6-7 साल की पुलिस सर्विस के दौरान उन्होंने कई जिलों में काम किया। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो इंटेलिजेंस ब्यूरो IB, जिसे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1887 में सेंट्रल स्पेशल ब्रांच नाम से इंडियन फ्रीडम फाइटर्स पर नजर रखने के लिए बनाया था, उसके डायरेक्टर TG संजीवी पिल्लाई और डेप्यूटी डायरेक्टर आर.एन. काओ बने। लेकिन शुरू में IB को ऑपरेट करने में इंडिया को काफी दिक्कतें आई, क्योंकि भारत छोड़ते वक्त अंग्रेजों ने IB के इन्फॉर्मर्स और एजेंट्स की डिटेल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जबकि कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स को वो अपने साथ ले गए थे। शुरुआती दौर में IB केवल देश के भीतर के इश्यूज पर काम करती थी, लेकिन बाद में हिम्मत सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पर देश के बाहर की खुफिया इंटेल जुटाने का जिम्मा भी IB को ही दे दिया गया। 1950 में जब भोलानाथ मलिक IB के डायरेक्टर अपॉइंट हुए तो उन्होंने आर.एन. काओ के काम से खुश होकर उन्हें प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू का सिक्योरिटी इंचार्ज बना दिया। आर.एन. काओ उस समय IB के डेप्यूटी डायरेक्टर का पद भी संभाले हुए थे, जिससे उनके कंधों पर भारत में आने वाले फॉरेन गेस्ट की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भी थी। एक बार जब क्वीन एलिजाबेथ भारत के दौरे पर थी, तब उन्हें देखने के लिए बॉम्बे में भारी भीड़ जमा हो गई थी। भीड़ पर आर.एन. काओ पैनी नजर बनाए हुए थे। तभी अचानक क्वीन एलिजाबेथ के काफिले के बीच भीड़ से कोई चीज तेजी से क्वीन एलिजाबेथ की ओर आई। काओ ने बिना समय गवाए उसे क्वीन तक पहुंचने से पहले ही कैच कर लिया। काओ को लगा था कि ये कहीं कोई खतरनाक चीज ना हो, लेकिन ये केवल एक फूलों का गुलदस्ता था, जिसे किसी ने एक्साइटमेंट में क्वीन की ओर फेंक दिया था। क्वीन एलिजाबेथ ने उनकी अलर्टनेस की तारीफ करते हुए मजाकिया अंदाज में कहा, गुड क्रिकेट। आगे आने वाले सालों में आर.एन. काओ ने IB के लिए काफी अच्छा काम किया और वह अपनी प्रतिभा से टॉप ऑफिशियल्स और लीडर्स की गुड बुक्स में शामिल होते गए। उनकी काबिलियत को देखते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें अपने साथ फॉरेन टूर्स पर ले जाना शुरू कर दिया। चूंकि इस दौरान काओ नेहरू के सिक्योरिटी इंचार्ज भी थे, इसलिए उनकी मुलाकात अक्सर फॉरेन डिप्लोमैट्स और इंटेलिजेंस चीफ से होती रहती थी, जिससे उनकी इंटरनेशनल इंटेलिजेंस के मामले में समझ अच्छी होती गई और वो आगे देश के एक इम्पोर्टेंट एसेट के रूप में उभरते गए। उनका एक बेमिसाल काम 1955 में भी देखने को मिला था। दरअसल इस साल इंडोनेशिया के बांदुंग में एफ्रो एशिया कॉन्फ्रेंस आयोजित हो रही थी। इस कॉन्फ्रेंस में उन देशों को शामिल होना था जो सोवियत और अमेरिका के बीच जारी कोल्ड वॉर के दौरान किसी भी गुट में शामिल नहीं थे। इसे इंडिया और चाइना की लीडरशिप में ऑर्गेनाइज किया गया था। उन दिनों दोनों देश हिंदी चीनी भाई भाई का नारा देकर दोस्ती की नई परिभाषा गढ़ने में लगे हुए थे। ऐसे में नेहरू जी ने चाइनीज डेलीगेट्स को इंडोनेशिया ले जाने के लिए एक खास एयरक्राफ्ट L749A को हांगकांग भेजा, जिसे कश्मीर प्रिंसेस के नाम से भी जाना जाता था। हांगकांग से उड़ान भरने के 5 घंटे बाद कश्मीर प्रिंसेस नाटूना आइलैंड के पास साउथ चाइना सी में क्रैश हो गया और इसमें 11 पैसेंजर्स और 5 क्रू मेंबर्स की जान चली गई।
इस प्लेन क्रैश ने सबको हिला कर रख दिया, क्योंकि चाइनीज प्रीमियर ज़ो एनलाई भी इसी एयरक्राफ्ट से इंडोनेशिया जाने वाले थे, जिन्होंने एंड टाइम पर इससे जाना कैंसिल कर दिया था। जहां इस प्लेन क्रैश की साजिश का शक ताइवान और CIA पर था, तो वही भारत भी शक के दायरे में था। प्लेन भारत द्वारा भेजा गया था, इसलिए भारत पर भी उंगली उठने लगी थी कि कहीं चाइनीज प्रीमियर ज़ो एनलाई को मरवाने के लिए भारत सरकार ने तो ये साजिश नहीं रची थी। ऐसे में फेयर इन्वेस्टिगेशन कर इसके असल जिम्मेदार का पता लगाना बेहद जरूरी हो गया था। इसकी जांच की जिम्मेदारी भी भारत ने ही उठाई। इंडियन गवर्नमेंट ने इस इन्वेस्टिगेशन का काम RN काओ को सौंपा। देश के बाहर इंटेलिजेंस ऑफिसर के रूप में काओ का यह पहला इंटरनेशनल केस था, जिसमें वो कई देशों के इंटेलिजेंस ऑफिसर्स के साथ मिलकर काम करने वाले थे। ये केस काफी सेंसिटिव और कॉम्प्लिकेटेड था, क्योंकि कश्मीर प्रिंसेस अमेरिकन मेड एयरक्राफ्ट था, जिसे इंडिया ओन करता था। वही हांगकांग, यानी जहां से प्लेन टेक ऑफ हुआ, वो उस समय ब्रिटिशर्स के कब्जे में था, और प्लेन क्रैश की घटना इंडोनेशिया में हुई थी, जिसमें मरने वाले सभी लोग चाइना के थे। इस वजह से इंडिया, चाइना, ब्रिटेन, इंडोनेशिया और अमेरिका पांचों देशों में हड़कंप मचा हुआ था। इस उलझे केस को सुलझाने के लिए RN काओ ने हांगकांग पहुंचते ही इस घटना से जुड़ी हर छोटी से छोटी चीज को बड़े ध्यान से इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया। इस दौरान वो ब्रिटिश, चाइनीज और अमेरिकन इंटेलिजेंस ऑफिसर्स और एजेंट्स के कांटेक्ट में आए, जिससे इंटेलिजेंस की दुनिया में उनका एक बड़ा नेटवर्क बन गया, जो आने वाले दिनों में RN काओ के लिए बहुत काम आने वाला था। कश्मीर प्रिंसेस इन्वेस्टिगेशन पर RN काओ ने करीब 6 महीने तक काम किया, जिसमें पता लगा कि प्लेन में बॉम्ब प्लांट ताइवान की कुओमिंटांग गवर्नमेंट ने करवाया था, जो इससे पहले भी कई बार ज़ो एनलाई को मारने की प्लानिंग कर चुकी थी। RN काओ ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में इस प्लेन क्रैश के हर एक रहस्य से पर्दा उठा दिया था। प्लेन में बम रखने वाले शख्स से लेकर इस पूरी साजिश के मास्टरमाइंड तक के कच्चे चिट्ठे उन्होंने सबके सामने खोल कर रख दिए थे। उनकी इस काबिलियत से चाइना के प्रीमियर ज़ो एनलाई इतने खुश हुए कि उन्होंने अपनी कोवेटेड पर्सनल सील उन्हें ऑनर के तौर पर दी थी। इस पूरी इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्होंने अलग अलग देशों के बीच हाई लेवल पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक टसल को करीब से देखा था, जिससे उन्हें साउथ ईस्ट एशिया को अच्छे से जानने का मौका मिला। RN काओ ने अपने काम की बदौलत नेहरू जी का भरोसा जीत लिया था, और वो उनके लगभग हर विजिट पर साथ रहने लगे थे। साल 1957 में RN काओ नेहरू जी के साथ कॉमनवेल्थ प्राइम मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने लंदन गए, जहां उन्हें इंटेलिजेंस का एक बड़ा काम मिलने वाला था। दरअसल इस मीटिंग के दौरान घानाइयन प्राइम मिनिस्टर क्वामे एनक्रुमा ने नेहरू जी से घाना में एक्सटर्नल इंटेलिजेंस सर्विस शुरू करने में हेल्प करने की रिक्वेस्ट की थी। इस काम की जिम्मेदारी RN काओ को ही दी गई, जिन्होंने घाना की मदद कर उसकी इंटेलिजेंस एजेंसी को एस्टैब्लिश करने में एक बड़ा रोल निभाया। इधर 1962 में हुई इंडिया चाइना वॉर में भारत की हार के बाद इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर काफी चेंजेस किए जा रहे थे, क्योंकि इस जंग में IB के खराब परफॉर्मेंस ने भारत सरकार को चिंता में डाल दिया था। IB चाइना के अटैक और उसकी मूवमेंट्स का पता लगाने में बुरी तरह से फेल हुई थी। इस युद्ध में भारत द्वारा एयरफोर्स का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए नहीं किया गया था क्योंकि इसके बदले में चाइना की तरफ से भी एयरफोर्स को युद्ध में उतारने का डर था, जबकि स्थिति बिल्कुल उल्टी थी। जिस इलाके से चाइना युद्ध लड़ रहा था, वहां उसके पास ढंग का कोई एयरबेस तक नहीं था जहां से वो अपने एयरक्राफ्ट्स को ऑपरेट कर पाता। IB समय रहते इस इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को जुटाने में नाकाम साबित हुआ था। चीन की तरफ से भविष्य के खतरों को देखते हुए IB के अंडर 2 नई ऑर्गेनाइजेशंस, एविएशन रिसर्च सेंटर यानी ARC और स्पेशल फ्रंटियर फोर्स यानी SFF को जोड़ा गया। RN काओ को आर्क का हेड बनाया गया। साथ ही उन्होंने चीन से लगे हुए इंडियन बॉर्डर्स को सेफगार्ड करने के लिए BN मलिक के साथ मिलकर सशस्त्र सीमा बल यानी SSB के फॉर्मेशन में भी बड़ी भूमिका निभाई। इस बीच IB के एजेंट्स और ऑफिसर्स ने अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी CIA के साथ भी मिलकर काफी काम किया। चीन से जंग लड़ने के जस्ट 3 साल बाद 1965 में पाकिस्तान ने कश्मीर को हड़पने की एक और कोशिश कर 1965 इंडो पाक वॉर की नींव रख दी। इस वॉर में भी IB कुछ खास नहीं कर सकी। IB न केवल पाकिस्तान के ऑपरेशन जिब्राल्टर और ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम को शुरू होने से पहले भांपने में फेल रही, बल्कि युद्ध के दौरान भी कच्छ और कश्मीर रीजन में मैसिव पाकिस्तानी इन्फिल्ट्रेशन को डिटेक्ट करने में नाकाम साबित हुई। 3 साल में 2 बड़ी फेलियर के बाद एक्सटर्नल मैटर्स के लिए एक अलग इंटेलिजेंस एजेंसी बनाए जाने की मांग जोर पकड़ने लगी। सरकार समझ चुकी थी कि कोई भी जंग जीतने के लिए केवल हथियार ही काफी नहीं होते, कई बार जंग दिमाग से भी लड़ी जाती है।
इसलिए देश में अब एक ऐसी स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत थी जो देश के बाहर बैठे दुश्मनों पर बारीकी से नजर रख सके और बाहरी देशों की खुफिया जानकारी और आने वाले खतरों का समय रहते पता लगाकर सरकार तक पहुंचा सके। 1966 में इंदिरा गांधी ने देश की प्राइम मिनिस्टर बनते ही एक ऐसी ही इंटेलिजेंस एजेंसी बनाने की योजना पर काम शुरू कर दिया। उस समय पीएन हक्सर इंदिरा गांधी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे और उनके हर डिसीजन में हक्सर की बड़ी भूमिका होती थी। पीएन हक्सर, जो कभी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आर.एन. काव के सीनियर हुआ करते थे, साथ ही दोनों कश्मीरी पंडित भी थे, जिससे उनके बीच अच्छी जान पहचान और गहरी दोस्ती थी। हक्सर ने आर.एन. काव के इंटरनेशनल इंटेलिजेंस नेटवर्क को ध्यान में रखते हुए इंदिरा गांधी को नई एजेंसी की फॉर्मेशन के लिए आर.एन. काव का नाम सुझाया। आर.एन. काव कई सालों तक नेहरू जी के सिक्योरिटी इंचार्ज रह चुके थे, इसलिए इंदिरा गांधी ने भी काव की शानदार एबिलिटीज को काफी करीब से देखा था। फाइनली आर.एन. काव को नई एजेंसी की फॉर्मेशन का काम सौंपा गया और जल्द ही इसका एक ब्लूप्रिंट तैयार करने को कहा गया। कुछ महीनों की गहरी रिसर्च के बाद उन्होंने CIA की तरह वर्क करने वाली इंटेलिजेंस एजेंसी का एक डिटेल्ड ब्लूप्रिंट पेश किया। गवर्नमेंट ने भी इसे मंजूरी दे दी, जिससे 1968 में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग R&AW का फॉर्मेशन हुआ और ऑपरेशंस को लीड करने की जिम्मेदारी आर.एन. काव को देते हुए उन्हें R&AW का हेड बनाया गया। शुरू में R&AW में कई ब्यूरोक्रेट्स भी काम कर रहे थे जो आर.एन. काव से कंट्रोल छीनने की कोशिश में लगे हुए थे। इस गुटबाजी के कारण फॉर्मेशन के केवल कुछ महीने बाद ही R&AW ब्यूरोक्रेटिक टसल का अखाड़ा बनकर रह गया। ऐसे में आर.एन. काव ने इस इशू को उठाते हुए कहा कि कोई भी इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके से काम नहीं कर सकती है। इसे सही से ऑपरेट करने के लिए R&AW हेड को फुल पावर मिलनी चाहिए। इस डिटेलिंग के बाद इंदिरा गांधी ने इसमें इंटरफेयर करते हुए R&AW के हेड के पद को कैबिनेट का हिस्सा बना दिया, जिन्हें किसी भी केस को लेकर डायरेक्ट प्रधानमंत्री को ही रिपोर्ट करना था। इससे R&AW को अपने तरीके से ऑपरेट करने के लिए आर.एन. काव को फुल हैंड मिल गया। R&AW का जब फॉर्मेशन हुआ था तब शुरू में IB की ही फॉरेन डेस्क को R&AW में ट्रांसफर कर दिया गया था, लेकिन आर.एन. काव के हाथ में फुल कंट्रोल आने के बाद IB को एक्सटर्नल मैटर्स से मुक्त कर दिया गया और देश के बाहर के सभी इंटेलिजेंस के कामों की पूरी जिम्मेदारी R&AW के हाथों में आ गई, जिसे मजबूत बनाने के लिए आर.एन. काव ने कड़ी मेहनत कर एक ऐसी बेहतरीन टीम तैयार की जो हर तरीके से सक्षम थी। इस ऑर्गेनाइजेशन का हर एक एजेंट बिना अपनी जान की परवाह किए देश के लिए कुर्बान होने को तैयार था। आर.एन. काव ने ऑपरेशंस को अंजाम देने वाले एजेंट्स की पहचान को भी सीक्रेट रखना मैंडेटरी कर दिया था। अथॉरिटी को सबमिट की जाने वाली रिपोर्ट्स में भी ऑपरेशंस में शामिल लोगों के नाम रिवील नहीं किए जा सकते थे। कितना भी बड़ा ऑफिसर क्यों ना हो, ऑफिस के बाहर वो अपना डेजिग्नेशन और नेम प्लेट इस्तेमाल नहीं कर सकता था। उस वक्त R&AW में काम करने वाले एजेंट्स के लिए केवल 2 ही डेजिग्नेशन थे, जिनमें सीनियर ऑफिसर को सेक्रेटरी और जूनियर ऑफिसर्स को अंडर सेक्रेटरी के नाम से जाना जाता था। R&AW एजेंट्स को ऑपरेशंस करने के लिए बाहरी देशों में भेजना जरूरी था, इसलिए इंडिया की जो बाहर एम्बेसीज थी वहां फेक जॉब रिक्वायरमेंट क्रिएट कर उन पोजीशंस पर R&AW के स्पाइस को उनकी आइडेंटिटी चेंज कर रिक्रूट कर दिया गया। इन एजेंट्स को उन देशों की इंफॉर्मेशन को ट्रेस करके भारत भेजना होता था। उस वक्त R&AW के सबसे पहले इंपॉर्टेंट ऑपरेशन को कश्मीर बेदी नाम के स्पाई द्वारा अंजाम दिया जाना था, जिन्हें मोहम्मद इब्राहिम नाम से वेस्ट पाकिस्तान भेजा गया, जहां उनका काम जरूरी इंफॉर्मेशन हासिल करने के साथ साथ वहां की इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज की फोटोग्राफ्स को भारत तक पहुंचाना था। इस पूरे ऑपरेशन को दिल्ली से आर.एन. काव लीड कर रहे थे। एक दिन एजेंट्स द्वारा भेजे गए फोटोग्राफ्स को स्कैन करते समय R&AW के फोटो इंटरप्रिटेशन डिपार्टमेंट ने देखा कि पाकिस्तान के एयर बेसिस पर कुछ अमेरिकन मेड APCs एक कार्गो प्लेन से उतारे जा रहे हैं। ये जानकारी तुरंत आर.एन. काव को दी गई, जिन्होंने उसे इंदिरा गांधी तक पहुंचाया। सभी लोग अमेरिका के इस रवैये से हैरान थे। दरअसल 1965 के युद्ध के बाद अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान दोनों पर आर्म्स एम्बार्गो लगाया हुआ था, लेकिन चुपके से वो पाकिस्तान को आर्म्स सप्लाई कर रहा था। भारतीय एजेंट्स की अलर्टनेस की वजह से अमेरिका का ये दोहरा रवैया भारत के सामने एक्सपोज हो गया। उस दौरान अमेरिका ने पाकिस्तान को 6 F-10 फाइटर प्लेन्स, 7 B-57 बॉम्बर्स और 300 आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स सप्लाई किए थे, जिससे साफ था कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ कुछ तो बड़ा प्लान कर रहा था।
1971 में ईस्ट पाकिस्तान में राजनीतिक और सामाजिक उथल-पुथल चरम पर थी। ईस्ट पाकिस्तान की जनता वेस्ट पाकिस्तान के भेदभाव और अनदेखी से परेशान होकर शेख मुजीबुर रहमान की लीडरशिप में अपने लिए एक अलग देश की डिमांड कर रही थी। वहां के नेता इंडिया से लगातार मदद की गुहार लगा रहे थे। साथ ही बढ़ते कॉन्फ्लिक्ट के चलते वहां से लाखों लोग भागकर भारत में शरण लेने लगे थे। इस तरह भारत का पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करना जरूरी हो गया था, लेकिन कोई भी कार्रवाई करने से पहले भारत सरकार दोनों तरफ की ग्राउंड रियलिटी और हर एक एक्टिविटी पर नजर रखना चाहती थी, जिसका काम RNDW को सौंपा गया। RN काओ ने फौरन एक्टिव होते हुए भारी संख्या में अपने एजेंट्स को ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान में एक्टिवेट कर दिया। इसी बीच RNDW एजेंट्स के हाथ ये इन्फॉर्मेशन लगी कि पाकिस्तान के प्रेसिडेंट याह्या खान देश में जारी पॉलिटिकल टेंशन से लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए ईस्ट पाकिस्तान और भारत के कुछ हिस्सों पर मिलिट्री एक्शन की प्लानिंग कर रहे हैं। इस इन्फॉर्मेशन के बाद RN काओ ने ईस्ट पाकिस्तान में RNDW की एक्टिविटीज और तेज करते हुए वहां आजादी के लिए लड़ रही मुक्ति वाहिनी सेना को ट्रेनिंग से लेकर जरूरी सपोर्ट तक प्रोवाइड करवाना शुरू कर दिया। साथ ही इंडियन आर्मी से कोऑर्डिनेट कर भारतीय सीमा के पास भी चेक पोस्ट की संख्या बढ़ा दी और वो खुद ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान की हर मूव और कम्युनिकेशन पर बारीकी से नजर रखने लगे। RN काओ की इस अलर्टनेस से भारत को ये फायदा हो रहा था कि उस वक्त पाकिस्तान के जनरल इलेक्शन में कौन सी पार्टी कहां कितनी सीट जीतेगी और पाकिस्तान कब और कैसे अटैक कर सकता है, इसकी हर छोटी से छोटी जानकारी भारत के पास थी। पाकिस्तान की ओर से बढ़ते खतरों को देखते हुए RN काओ ने इंदिरा गांधी को सजेस्ट किया कि भारत पाकिस्तानी प्लेन्स के लिए अगर अपना एयर स्पेस ब्लॉक कर दे तो इससे युद्ध की स्थिति में भारत पाकिस्तान से पहले से ही काफी बढ़त बना चुका होगा। पर क्योंकि 1947 के बाद भारत ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के बीच एक ब्रिज की तरह काम कर रहा था, इसलिए इंटरनेशनल एविएशन रूल्स के अकॉर्डिंग भारत बिना किसी खास वजह के पाकिस्तानी प्लेन्स के लिए अपने एयर स्पेस को ब्लॉक नहीं कर सकता था। इस परेशानी से छुटकारा पाने के लिए RN काओ ने एक प्लेन हाईजैकिंग की झूठी कहानी रची। दरअसल उस दौरान पाकिस्तान के एक आतंकी मकबूल भट्ट ने कश्मीर की जेलों में बंद अपने 36 साथियों को छुड़ाने के लिए जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट JKLF के लीडर हाशिम कुरैशी को भारत से एक प्लेन हाईजैक करने की जिम्मेदारी सौंपी थी। लेकिन हाशिम कुरैशी को उसकी एक्टिविटीज के चलते भारत में BSF द्वारा पकड़ लिया गया। जब इसकी खबर RN काओ को मिली तो उन्होंने इसे एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा और हाशिम कुरैशी को डबल एजेंट बनाकर पहले वाली सेम हाईजैकिंग स्टोरी के साथ एक प्लेन से पाकिस्तान भेजने का फैसला किया। इस प्लेन में उसके साथ पैसेंजर्स के रूप में RNDW के एजेंट्स होने वाले थे। हाशिम कुरैशी से कहा गया कि वो पाकिस्तान पहुंचकर वहां के प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो से मिलने की बात करे और पहले की तरह भारत की जेलों में बंद लोगों को छुड़वाने की डिमांड रखे। प्लान के मुताबिक हाशिम कुरैशी श्रीनगर से एक प्लेन को हाईजैक कर पाकिस्तान पहुंचा। वहां उसकी मुलाकात जुल्फिकार अली भुट्टो से हुई। पाकिस्तान को लगा कि हाशिम ने इंडिया के प्लेन को हाईजैक करके बहुत बहादुरी का काम किया है, इसलिए वहां उसका एक हीरो की तरह स्वागत किया गया। जल्दी ही उसकी जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ की फोटो मीडिया में वायरल हो गई, जिससे भारत ने बड़ी चालाकी से पाकिस्तान पर हाईजैकिंग का आरोप लगाकर पाकिस्तानी विमानों को अपने एयर स्पेस में घुसने से रोक दिया। ये RN काओ का मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ, जिसके बाद वेस्ट पाकिस्तान के प्लेन्स को श्रीलंका घूमकर ईस्ट पाकिस्तान जाना था, जिससे पाकिस्तान को पैसे और समय की बर्बादी तो होने ही वाली थी, साथ ही वो भारत की इस चाल में फंसकर अपनी आधी जमीन से भी हाथ धोने वाला था। इसकी शुरुआत तब हुई जब दिसंबर 1971 में भारत और पाकिस्तान फिर से आमने सामने आकर भयंकर युद्ध में शामिल हो गए। 13 दिनों तक चले इस युद्ध में ईस्ट पाकिस्तान की मुक्ति वाहिनी और भारतीय सेना के सामने पाकिस्तान की सेना ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। पाकिस्तान को इस युद्ध में करारी हार का सामना करना पड़ा, जिसमें उसके 93,000 से भी ज्यादा सैनिकों को भारतीय सेना के सामने सरेंडर करना पड़ा। इसके चलते पाकिस्तान को मजबूरन ईस्ट पाकिस्तान को अलग कर बांग्लादेश के रूप में एक नया देश स्वीकार करना पड़ा। भारत की इस जीत के पीछे RN काओ का बड़ा रोल था, इसलिए यहाँ उनकी खूब वाहवाही हुई। बांग्लादेश का मुद्दा सुलझने के बाद इंदिरा गांधी के सामने सिक्किम के रूप में एक बड़ी चुनौती थी।
तब सिक्किम भारत का प्रोटेक्टोरेट बना हुआ था। अर्ली 1970s के उन दिनों वहां भारी राजनीतिक उथल-पुथल मची हुई थी। वहां की जनता मोनार्की को हटाकर डेमोक्रेसी चाहती थी, लेकिन किंग पाल्डेन थोंडुप नामग्याल सिक्किम में मोनार्की बनाए रखना चाहते थे और इसके लिए वो दूसरे देशों से भी संपर्क में थे। जहां सिक्किम पर चाइना गिद्ध की तरह नजरें गड़ाए बैठा था, तो वहीं यहां यूएस का दखल भी लगातार बढ़ रहा था। सिचुएशन को गंभीर होते देख इंदिरा गांधी ने काओ से इस मामले पर गौर करने और कोई बेहतर सॉल्यूशन ढूंढने को कहा। आरएन काओ इस मामले में पहले डिप्लोमेसी से काम लेना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने RNDW के जॉइंट डायरेक्टर PN बनर्जी के साथ मिलकर एक प्लान तैयार किया कि सबसे पहले सिक्किम में किंग पाल्डेन थोंडुप नामग्याल के खिलाफ खड़ी पॉलिटिकल पार्टीज को यूनाइट करते हुए प्रोटेस्ट को तेज कर राजा की ताकत को कम किया जाए। इसके बाद जब वहां सिचुएशन से निपटने के लिए राजा भारत से मदद मांगे, तब वहां भारत की तरफ से मिलिट्री इंटरवेंशन किया जाए। प्लानिंग के तहत RNDW के एजेंट्स को सिक्किम भेजकर वहां मोनार्की के खिलाफ प्रोटेस्ट को और तेज करवा दिया गया। उग्र आंदोलन के बीच थोंडुप नामग्याल के बेटे को राजभवन जाते हुए प्रोटेस्टर्स ने घेर लिया। ऐसे में उनके बॉडीगार्ड्स ने प्रोटेस्टर्स पर गोली चला दी, जिसमें 2 लोगों की जान चली गई। इस मुद्दे को सिक्किम नेशनल कांग्रेस ने बड़ा बनाते हुए पूरे सिक्किम में चक्का जाम कर दिया। अगले कुछ दिनों तक सिक्किम में भारी लूटपाट मची रही, जिससे मजबूरी में राजा थोंडुप नामग्याल को भारत से मदद मांगनी पड़ी। इसके बाद सिक्किम और भारत के बीच एक एग्रीमेंट हुआ, जिसके अनुसार सिक्किम की पुलिस अब इंडियन आर्मी के अंडर आ गई थी। वहां के एडमिनिस्ट्रेशन को अपने अंडर में लेने के बाद आरएन काओ सिक्किम की विधानसभा में मेजॉरिटी चाहते थे, जो सिक्किम को भारत से जोड़ने के पक्ष में हो। कुछ महीनों बाद हुए इलेक्शन में उनकी मेहनत रंग लाई और विपक्षी पार्टी सिक्किम नेशनल कांग्रेस ने जीत हासिल की, जिसके बाद द गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम एक्ट पारित कर सिक्किम को भारत का एसोसिएट स्टेट बना दिया गया। लेकिन तब भी वहां का किंग गद्दी और राजमहल छोड़ने को तैयार नहीं था, इसलिए वहां बनी नई सरकार ने भारत से मदद मांगी, जिसके बाद वहां एक जनमत संग्रह करवाया गया, जिसमें यहां के 97.5% लोगों ने भारत के साथ जाने के पक्ष में वोट किया। आगे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट और पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में बिल पास कर 16 मई 1975 को सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बना दिया गया। 1977 के जनरल इलेक्शन में इंदिरा गांधी की हार हुई और मोरारजी देसाई देश के प्राइम मिनिस्टर बने। पद संभालते ही मोरारजी देसाई ने एक कमेटी बनाकर RNDW के ऊपर इंक्वायरी बैठा दी और आरएन काओ को भी परेशान करना शुरू कर दिया। जब भी मोरारजी देसाई काओ से मिलते तो उनसे कहते कि मुझे आप पर भरोसा नहीं है। दरअसल RNDW के ऊपर बैठी इंक्वायरी में उनकी सरकार को यह पता लगा कि इंदिरा गांधी ने विदेशी यात्रा करने वाले अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स की एक्टिविटीज को ट्रैक करने के लिए RNDW के अंडर ही फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन नाम की एक स्पेशल डेस्क बनाई हुई थी। इस खबर के बाद उनकी सरकार और कांग्रेस के सभी विपक्षी दल काफी नाराज थे और इसलिए मोरारजी देसाई का भी RNDW और आरएन काओ के खिलाफ परसेप्शन बन गया था। एक बार तो उन्होंने काओ को इंदिरा गांधी का एजेंट तक कह दिया था। बार बार प्राइम मिनिस्टर द्वारा की जा रही ह्यूमिलिएशन के चलते आरएन काओ ने उसी साल RNDW से अर्ली रिटायरमेंट ले लिया। उन पर इमरजेंसी के दौरान पद पर रहते हुए इंदिरा गांधी को मदद पहुंचाने का आरोप भी लगाया गया, लेकिन होम मिनिस्ट्री की इंक्वायरी में वो बेदाग साबित हुए। इसके बाद RNDW के कई सीनियर ऑफिसर्स ने भी इस्तीफा दे दिया। सरकार भी RNDW की फंडिंग और स्ट्रेंथ को कम करने लगी, जिससे एक झटके में RNDW बिखरने की कगार पर पहुंच गई थी। मोरारजी देसाई की सरकार में RNDW को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब इसी उथल पुथल के बीच 1978 के आसपास RNDW एजेंट्स को पाकिस्तान में एक खुफिया जानकारी हाथ लगी कि पाकिस्तान चुपके से न्यूक्लियर वेपन बनाने में लगा हुआ है। एजेंट्स ने जब इसकी खबर मोरारजी देसाई को देते हुए पाकिस्तान के खिलाफ कोई एक्शन लेने के लिए कहा, तो उन्होंने ऐसा करने के बजाय पाकिस्तानी प्रेसिडेंट जिया उल हक को कॉल कर RNDW द्वारा हासिल की गई सारी इंफॉर्मेशन साझा कर दी। देसाई के पास अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में इतने अंदर तक की जानकारी होने से जिया उल हक के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने फौरन अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी को एक्टिव कर पाकिस्तान में सभी RNDW के एजेंट्स को ढूंढकर खत्म करने का आदेश दे दिया, जिससे सैकड़ों RNDW एजेंट्स को अपने प्राइम मिनिस्टर की गलती की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। अगर सरकार आरएन काओ और RNDW के साथ सही से कोऑपरेट करती तो शायद पाकिस्तान कभी
न्यूक्लियर वेपन्स बना ही नहीं पाता। आगे चलकर इंदिरा गांधी ने जब दोबारा सत्ता में वापसी की तो उन्होंने RNAW को फिर से मजबूत करने के साथ साथ RN काओ को भी फिर से देश को अपनी सेवाएं देने के लिए इंसिस्ट किया, जिसके बाद उन्हें 1981 में प्राइम मिनिस्टर का सिक्योरिटी एडवाइजर बना दिया गया। इस दौरान उन्होंने भविष्य के खतरों को देखते हुए पॉलिसी एंड रिसर्च स्टाफ PARS का फॉर्मेशन भी किया, जो आगे चलकर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट यानी NSCS के फॉर्मेशन का कारण बना। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी देश के अगले प्राइम मिनिस्टर बने। इस दौरान भी वो सिक्योरिटी एडवाइजर बने रहे। उस समय देश दंगों की आग में जल रहा था और ऊपर से देश में आतंकी हमले भी काफी बढ़ गए थे। देश की सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए 1986 में जर्मनी के GSG-9 और ब्रिटेन के SAS के पैटर्न पर भारत में एक स्पेशल फोर्स नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी NSG की स्थापना की गई, जिसमें काव की अहम भूमिका थी। अपने अंतिम दिनों में काव अपनी पूरी फैमिली के साथ दिल्ली के वसंत विहार में रहते थे। वो रिटायरमेंट के बाद भी देश की सुरक्षा को लेकर काफी सजग थे। नेशनल सिक्योरिटी एनालिस्ट नितिन गोखले, जिन्होंने उनकी जिंदगी पर एक किताब RN काओ जेंटलमैन स्पाई मास्टर लिखी, उन्होंने बताया कि RN काओ ने अपने आखिरी दिनों में बातचीत के कुछ टेप्स रिकॉर्ड किए थे, जिनमें बांग्लादेश की आजादी, सिक्किम के भारत से विलय और इंदिरा गांधी की हत्या से जुड़ी कई सीक्रेट इंफॉर्मेशंस थी। उनके साफ इंस्ट्रक्शंस थे कि उन्हें 2025 तक पब्लिक ना किया जाए। उन टेप्स के ट्रांसक्रिप्शंस तब से आज तक दिल्ली के नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी में सुरक्षित रखे हुए हैं। उन्होंने अपने पूरे प्रोफेशनल करियर के दौरान कभी अपने काम का श्रेय नहीं लिया। उन्हें पर्दे के पीछे रहकर काम करना इतना पसंद था कि उन्होंने अपनी जिंदगी में केवल एक बार ही मीडिया को इंटरव्यू दिया था। 1996 में जब बांग्लादेश के फॉर्मेशन को सेलिब्रेट करने के लिए आयोजित एक सभा में वो सबसे पिछली सीट पर बैठे हुए थे, तब उनकी शानदार पर्सनालिटी के चलते एक बांग्लादेशी जर्नलिस्ट ने उन्हें पहचान लिया। वो काओ से कहने लगा कि आपके चलते ही बांग्लादेश की आजादी संभव हो पाई थी, आपको तो मंच पर होना चाहिए। पहचान लिए जाने से वो इतने परेशान हुए कि वो मौका पाकर उस मीटिंग से उठकर चले गए। दशकों तक पर्दे के पीछे रहकर बिना कोई क्रेडिट लिए देश के लिए काम करने वाले भारत के इस जेंटलमैन स्पाई मास्टर ने 20 जनवरी 2002 को दुनिया को अलविदा कह दिया। अपने फाउंडर के ऑनर में RNAW ने RN काओ मेमोरियल लेक्चर की शुरुआत की, जो हमेशा उनके महान योगदानों की हमें याद दिलाता रहेगा।